और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर नीदरलैंड्स को 56 रनों से शिकस्त दी है। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। केएल राहुल एक बार फिर जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 53 रन बनाए, जबकि पिछले मैच के हीरो रहे विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 62 रन की नाबाद पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और 25 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलने के साथ आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर टीम का स्कोर 179 तक पहुंचा दिया, जिसके बाद 180 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरे नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिया और वो 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 123 रन ही बना सके। टीम इंडिया के लिए नीदरलैंड को हराना कई वजहों से बहुत जरूरी था, फिर चाहे वो जीत की लय बने रहने की बात हो या फिर अंक तालिका का अंक गणित। ग्रुप 2 में लगातार 2 मैच जीतने वाली भारतीय टीम 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गई। इसके बाद नंबर आता है इस ग्रुप की धाकड़ टीम साउथ अफ्रीका का, जिसके 2 मैच हुए जिनमें से एक बारिश की वजह से धुल गया। लिहाजा साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट से तीसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है, जिसने 2 मैच खेले हैं, एक हारी है और एक जीती है। बांग्लादेश के 2 पॉइंट हैं। चौथे नंबर पर जिम्बाब्वे है, जिसका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ है, जो बारिश की भेंट चढ़ गया। ऐसे में जिम्बाब्वे के खाते में सिर्फ 1 पॉइंट है, जबकि 5वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, जिसने भारत के खिलाफ 1 मैच खेला और हार गई। ऐसे में पाकिस्तान के खाते में कोई अंक नहीं है और ग्रुप 2 में 6ठे नंबर पर यानी आखिरी पायदान पर नीदरलैंड्स है, जिसने 2 मैच खेले और दोनों ही मैच गंवा दिए। ईरान के शिराज शहर में शियाओं के धार्मिक स्थल शाह चिराग तीर्थ श्राइन पर हमला कर 15 लोगों की जान लेने वाले एक दहशतगर्द की पहचान हो गई है। हमलावर का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है, जिसमें वो शाह चिराग तीर्थ स्थल में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करता नजर आया। हालांकि इस दौरान उसकी गोलियां खत्म हो गईं, जिसके बाद उसने अपनी राइफल में दोबारा मैगजीन भरी और गोलियां बरसाते हुए तीर्थ स्थल के अंदर घुस गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले को 3 बंदूकधारियों ने अंजाम दिया, जिनका ताल्लुक कट्टर सुन्नी मुस्लिम संगठन ताकफिर से है, जबकि आईएसआईएस ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस ने दावा किया है कि उसके आतंकियों ने शिराज पर धावा बोला और 20 लोगों को मौत के घाट उतार डाला। और वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान के शाह चिराग तीर्थ स्थल को निशाना बनाया गया। साल 2018 में भी इस तीर्थ स्थल में एक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद ईरान की पुलिस आईएसआईएस के आतंकियों को रोक नहीं पाई, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए 15 लोगों की जान ले ली और 40 से ज्यादा को जख्मी कर दिया। इस वारदात के बाद शाह चिराग श्राइन के अंदर का मंजर बेहद खौफनाक दिखा। दीवारों पर गोलियों के निशान थे, लोगों के खून के सने कपड़े फैले हुए थे, जबकि फर्श पर खून ही खून था। हालांकि ईरान में सुन्नी चरमपंथी अक्सर शिया मुसलमानों के पवित्र स्थलों को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब हिजाब को लेकर देश में महीने भर से सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भारत के साथ राज्य के विलय पर विवादित बयान दिया। एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती का आर्टिकल 370 खत्म होने पर दर्द छलका, तो उन्होंने खास दर्जे की समाप्ति को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की शर्तों का उल्लंघन करार दिया। जो 26 अक्टूबर को फैसला हुआ वो जायज था, उसकी लीगैलिटी थी। जो आपने 2019 को किया वो नाजायज किया। महबूबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आर्टिकल 370 के खत्म होने का मतलब भारत से रिश्ते का खत्म होना है। जब आपने उस ताल्लुक को ही नाजायज करार दिया तो फिर आप कौन हो? महबूबा ने दावा किया कि 2014 के बाद भारत में धर्मनिरपेक्षता खत्म हुई है। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर का पंथ निरपेक्ष भारत में विलय हुआ था, जो पंथ निरपेक्षता अब देश में नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत को गुजरात और गॉडसे मॉडल से बचाने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा सरकार के दौर में गांधी और नेहरू का बनाया देश बर्बाद हुआ है। उन्होंने 70 साल इस मुल्क को बनाया, जो हासिल किया वो आपने 8 साल में सारा बर्बाद कर दिया। महबूबा ने केंद्र सरकार, देश की धर्मनिरपेक्षता और कश्मीर के भारत में विलय पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने इसे सत्ता जाने पर उनकी छटपटाहट से जोड़ दिया। जब व्यक्ति हताश और निराश होता है तो इसी तरह की भाषा बोलने लगता है।
इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पश्चिमी देशों की मीडिया पर राज्य की गलत छवि पेश कर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर गुवाहाटी में आज ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई। असम के गुवाहाटी में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। गुवाहाटी पुलिस काफी समय से तस्करों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। वहीं आज पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें ड्रग्स को छिपाया गया था। यूपी के प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कार के बिजली के खंभे से टकराने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली में हवा के बाद अब पानी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। प्रदूषण के कारण दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी में जहरीला झाग दिखने लगा है। छठ पूजा के लिए हर साल लोग इसी यमुना घाट पर पहुंचते हैं। यूपी के सीतापुर में महिला नर्स ने मरीज के साथ बदसलूकी की। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नर्स महिला मरीज को बालों से पकड़कर खींचती हुई नजर आ रही है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंगों ने एक पुलिस वाले की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। पुलिस वाले की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि बुधवार की रात 3 बाइक सवार शोर मचाते हुए जा रहे थे जिन्हें ड्यूटी पर तैनात दीवान ने रोका था, जो इन दबंगों को रास नहीं आया और इन्होंने दीवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान ये लोग इन्हें गालियां देते भी सुनाई पड़े। एक लड़का तो पुलिस वाले पर ईंट फेंकता भी दिखा। हालांकि पुलिस वाले को पिटता देख एक आदमी उनके बचाव में आगे आया और इसने हमले पर उतारू दबंगों से उलझकर दीवान को बचाने की कोशिश की। इस बीच मौका पाकर पुलिस वाला जान बचाकर भाग गया। और छठ महापर्व से पहले दिल्ली की यमुना नदी में जहरीला सफेद झाग भरा दिखा, जिसके बाद व्रत करने वाली महिलाओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यमुना की सफाई के लिए कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि यमुना नदी में पानी कम और जहरीला झाग ज्यादा नजर आ रहा है। यमुना नदी के जिन किनारों पर छठ पूजा होती है वहां सफेद झाग तैरता दिख रहा है। यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। इसमें अमोनिया से लेकर अन्य तरह की जितनी भी खराब से खराब गैसें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को बहुत बीमार कर सकती हैं, वो इस पूरे पानी में मौजूद है। यमुना किनारे न सिर्फ गंदगी का अंबार लगा दिख रहा है बल्कि मवेशी भी मरे पड़े दिख रहे। पानी का रंग काला हो गया है, इससे बदबू आ रही है और इसी जहरीले पानी में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारी माँ है ये, तो हम कैसे इसको भूल सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो झागदार यमुना में डुबकी लगाने, इसका पानी पीने से श्रद्धालुओं को कॉलरा, डायरिया समेत कई बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही स्किन एलर्जी होने की भी संभावना है। दिल्ली बीजेपी के नेता यमुना नदी में नौका विहार करते नजर आए। ये नेता यमुना नदी की गंदगी का जायजा ले रहे थे। बीजेपी का दावा है कि यमुना के जहरीले पानी को साफ करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके लिए बीजेपी नेता मीडिया को लेकर यमुना नदी का जायजा लेने पहुंचे। बीजेपी के नेताओं का कहना था कि नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन अब भी यमुना सफेद झाग से भरी दिख रही है। इन यमुना जी मैया की सफाई कराना उन्हीं के अंतर्गत है ना। अब कोई बात नहीं, वो नहीं किए तो हम छठ व्रतधारी करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि अमोनिया और फास्फोरस के झाग को छुपाने के लिए यमुना में 50,000 लीटर केमिकल डाले गए। इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हर केमिकल जहर नहीं होता। केमिकल, झाग, गंदा पानी, सारा टॉक्सिक का पानी, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। शुक्रवार को छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस महापर्व में छठ व्रती यमुना नदी में स्नान करेंगी। और दिल्ली में अब छठ पूजा को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। दिल्ली एनसीआर के छठ व्रतियों को राहत देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना किनारे बने कुछ चुनिंदा घाटों पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दे दी। एलजी ने दिल्ली सरकार को यमुना किनारे सभी छठ घाटों और पानी की सफाई कराने के भी निर्देश दिए। एलजी ने राजस्व और पर्यावरण विभागों को यमुना में प्रदूषण के संबंध में एनजीटी के आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर नाराजगी भी जताई और उन्हें लोगों के बीच भ्रामक और समय से पहले प्रचार करने से बचने की हिदायत भी दी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि एलजी अपनी कुर्सी की गरिमा को कम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एलजी के पास सार्वजनिक तौर पर रोजाना सीएम को फटकारने के अलावा और कोई काम नहीं है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर सस्ते प्रचार का भूखा होने का आरोप भी लगाया है।